हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज अपने इस वीडियो में। आज देखा जाए तो बेहद महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, क्योंकि आज अपने इस क्लास में हम लोग जो डेली करंट अफेयर होते हैं उन पर तो चर्चा करेंगे ही करेंगे। साथ ही साथ देखा जाए तो मई 2026 में प्रदान किए गए जितने भी महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं उन सभी का आज अपने इस क्लास में हम लोग रिवीजन कर लेंगे। और अब उससे क्या होगा कि प्रतिदिन जो करंट अफेयर की क्लास आएगी उस करंट अफेयर की क्लास का मोटिव ही यही होगा कि डेली करंट अफेयर तो हम जो पढ़ते हैं उसको तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। शुरुआत के जो 10 से 12 मिनट होंगे और उसके बाद जो बचे हुए 10 से 12 मिनट रहेंगे उसमें हम पिछले महीने का एक थीम पकड़ेंगे। जैसे किसी दिन हमने पुरस्कार पकड़ा तो पूरे पुरस्कार कंप्लीट कर लिए, रिवाइज कर लिया, पूरा महीने का हमारा रिवाइज हो गया एक ही बार में। दूसरे दिन सम्मेलन स्टार्ट किया तो सम्मेलन पूरा रिवाइज कर लिया। इसी प्रकार से ये क्रम, नियुक्तियां किसी दिन स्टार्ट किया तो नियुक्तियां पूरा रिवाइज कर लिया। फिर उसके बाद में जिस दिन विज्ञान तकनीकी से संबंधित टॉपिक का वो बारी आई उस दिन विज्ञान तकनीकी पूरा कंप्लीट कर लिया। राष्ट्रीय, आर्थिकी, अंतर्राष्ट्रीय, खेल परिदृश्य, सारी चीज़ें ऐसे एक एक करके कंप्लीट होती चली जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि पूरे महीने का आपका करंट अफेयर रिवाइज भी हो जाएगा और डेली करंट अफेयर आप पढ़ते भी रहेंगे। ठीक है, तो बने रहिए सीरीज में और सीरीज पसंद आएगी तो अपने दोस्तों के साथ साझा भी करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। सबसे पहली खबर देखते हैं, आज 1 जून 2026 का विश्व दुग्ध दिवस 2026। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए जो 1 जून का दिन होता है इसको किस रूप में मनाते हैं? वर्ल्ड मिल्क डे के रूप में मनाया जाता है। ये पॉइंट याद रखिएगा कि विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है हर साल? तो 1 जून को मनाया जाता है। ठीक है, प्रतिवर्ष 1 जून को मनाया जाता है विश्व दुग्ध दिवस। दुग्ध उत्पादन, पोषण और डेयरी क्षेत्र के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से देखा जाए इसका आयोजन किया जाता है। और वर्ष 2026 में इसका थीम क्या है? इसका थीम है सेलिब्रेटिंग वुमेन फार्मर्स। क्या थीम है? सेलिब्रेटिंग वुमेन फार्मर्स। यहाँ पर यह थीम निर्धारित की गई है जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। देखा जाए तो इस वर्ष के अभियान डेयरी उत्पादन, सतत कृषि, पशुपालन तथा वैश्विक खाद्य सुरक्षा में महिलाओं के योगदान को सम्मानित करने पर केंद्रित है। यहाँ बात करें तो विश्व दुग्ध दिवस की शुरुआत कब की गई थी? 2001 में संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि FAO के द्वारा 2001 में शुरू किया गया था। और यहाँ पर बात करें तो 2026 में कब मनाया गया? 1 जून को मनाया जा रहा है और थीम क्या है? सेलिब्रेटिंग वुमेन फार्मर्स। ठीक है, ये पॉइंट्स याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगली खबर क्या है? तमिलनाडु के किसान है, इनका नाम क्या है? वल्लुवन। ठीक है, वल्लुवन। ये बने क्या है? सॉइल फार्मर हीरो। सॉइल फार्मर हीरो। ठीक, यहां पर देखा जाए सॉइल फार्मर हीरो की किताब से इनको नवाजा गया है। नाम के याद रखिएगा, किसान का नाम क्या है? वल्लुवन। यहां पर चर्चा करते हैं, तमिलनाडु के पोलाची जिले के नारियल किसान उत्पादक हैं। ठीक है, नारियल उत्पादक किसान है, इनका नाम है वल्लुवन। इनको देखा जाए संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO के द्वारा सॉइल फार्मर हीरो सम्मान प्रदान किया जाएगा। ठीक है, चर्चा करें तो उन्होंने 11 हेक्टेयर भूमि को बहुफसली एवं वृक्ष आधारित खेती के माध्यम से प्रति एकड़ 2.5 से लेकर 3 लाख रुपए की आय वाले मॉडल में बदलने के लिए सम्मानित किया गया है। चर्चा करें तो ईसा फाउंडेशन के सेव सॉइल कावेरी कॉलिंग कार्यक्रम तथा सदगुरु जग्गी वासुदेव के मार्गदर्शन में उन्होंने बहुस्तरीय कृषि पद्धति भी अपनाई थी। यहाँ पर चर्चा करें, वल्लुवन जो है इन्होंने फसल विविधीकरण के तहत नारियल, जायफल, काली मिर्च, हल्दी, केला, करी पत्ता सहित 14 से अधिक फसलों की 30 वेराइटीज के वृक्षों की खेती करना स्टार्ट किया था। और इन्हीं चीजों को देखा जाए रिकॉग्नाइज करते हुए जो खाद्य एवं कृषि संगठन है यानी FAO है उसके द्वारा देखा जाए सॉइल फार्मर हीरो सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। ठीक, तो याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय सम्मान है, प्रदान किया गया किसको? वल्लुवन को। और ये कहां से संबंधित है? तमिलनाडु के एक साधारण किसान है जो नारियल उत्पादन करते हैं। ठीक है, चलिए अगली खबर क्या है? भारत का पहला स्काई कास्ट सिस्टम लॉन्च किया गया है। स्काई कास्ट सिस्टम जो है ये लॉन्च किया गया है। चर्चा करते हैं, देखा जाए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पर भारत के पहले स्काई कास्ट एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम को लॉन्च किया है। ठीक है, देखा जाए तो यह प्रणाली मिशन मौसम के अंतर्गत विकसित की गई है जिससे भारत एकीकृत विमानन मौसम निगरानी प्रणाली अपनाने वाला विश्व का 19वां देश बन गया है। ठीक, याद रखिएगा कि भारत जो है ये एकीकृत विमानन मौसम निगरानी प्रणाली अपनाने वाला विश्व का 19वां देश बन गया है। और भारत का पहला स्काई कास्ट सिस्टम कहां पर लॉन्च किया गया? तो नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। नई दिल्ली में कहां पर? तो इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर। आगे चर्चा करें, इस प्रणाली का उद्देश्य क्या है? बेसिकली देखा जाए तो इसका उद्देश्य रियल टाइम मौसम निगरानी करना, कोहरे से होने वाली बाधाओं में कमी तथा 3 घंटे पूर्व मौसम चेतावनी उपलब्ध कराकर विमानन सुरक्षा को बढ़ावा देना है। ठीक है, चर्चा करें तो स्काई कास्ट प्रणाली में रडार, विंड प्रोफाइलर, सोडार माइक्रोवेव रेडियोमीटर, साथ ही साथ देखा जाए लिडार आधारित सोलोमीटर तथा ऑटोमेटिव वेदर स्टेशन जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग किया गया है। चलिए आगे देखते हैं, अगली खबर क्या है?
उत्तर प्रदेश को 4 साल बाद मिला पूर्णकालिक पुलिस महानिदेशक। यहां पर चर्चा करते हैं जो उत्तर प्रदेश की जो डीजीपी होते हैं 4 साल बाद, अभी तक देखा जाए क्या होता था, कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त होते थे, ठीक है, चाहे वो जो प्रशांत सिंह रहे हैं, ठीक, यहां पर देखा जाए जो प्रशांत कुमार रहे हैं, प्रशांत कुमार तक भी कार्यवाहक डीजीपी रहे हैं। लेकिन अब देखा जाए 4 साल के बाद 2022 के बाद ऐसा हुआ है कि पूर्णकालिक पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश में नियुक्त हुए हैं। चर्चा करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी राजीव कृष्ण, ठीक है, राजीव कृष्ण को राज्य का पूर्णकालिक पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया है, जिनका कार्यकाल 30 जून 2029 तक रहेगा। तो जो राजीव कृष्ण है, अभी तक देखा जाए, अभी तक यहां पर बात करें तो जो प्रशांत कुमार थे, ठीक है, उनके बाद देखा जाए ये कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त हुए थे, लेकिन अब इनको पूर्णकालिक डीजीपी नियुक्त कर दिया गया है। चर्चा किया जाए तो वर्ष 2022 में मुकुल गोयल के हटाए जाने के बाद राज्य में लगातार कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त किए गए थे, जिससे 4 वर्षों बाद स्थायी नियुक्ति हुई है इस बार। यहां पर चर्चा करें, डीजीपी नियुक्ति प्रक्रिया संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी तथा पुलिस सुधार संबंधी प्रकाश सिंह याचिका के कारण चर्चा में रही है। उत्तर प्रदेश में देखा जाए जो डीजीपी नियुक्ति प्रक्रिया रही है, डीजीपी नियुक्ति प्रक्रिया यहां पर देखा जाए संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी तथा पुलिस सुधार संबंधी जो प्रकाश सिंह की याचिका थी, उसके कारण देखा जाए चर्चा में रही थी। और यहां पर बात करें जो राजीव कृष्ण है, इनके बारे में चर्चा कर ले तो इन्होंने लखनऊ, आगरा, गौतम बुद्ध नगर सहित कई जिलों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। और यूपी एटीएस जो आप देखते हैं ना, एंटी टेरर स्क्वाड, उसके देखा जाए गठन में इनका महत्वपूर्ण योगदान था राजीव कृष्ण का, ठीक है। और ये अभी तक क्या थे, कार्यवाहक डीजीपी थे, अब ये देखा जाए पूर्णकालिक डीजीपी बन गए हैं उत्तर प्रदेश के। आगे चर्चा करते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी होंगे नए सीडीएस, ठीक है। तो भारत के नए सीडीएस कौन होंगे, एनएस राजा सुब्रमणी होंगे। चर्चा करते हैं, भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान का 3 वर्ष 8 माह का जो कार्यकाल था, ये समाप्त होने के बाद, ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी नए सीडीएस के रूप में कार्यभार संभालेंगे। यहां पर बात करें, जनरल अनिल चौहान जो थे, इन्होंने अपने कार्यकाल में थिएटराइजेशन मॉडल तथा तीनों सेनाओं के बीच में समन्वय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ठीक। तो जो जनरल अनिल चौहान अभी जो सीडीएस है, उन्होंने क्या किया है, जो थिएटराइजेशन होता है बेसिकली, और तीनों सेनाएं आपस में मिल के किस प्रकार से कार्य कर सकती हैं, इनके समन्वय को बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है। उनके नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर का सफल नियोजन और सैन्य आधुनिकीकरण में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। यहां पर बात करें तो 1981 में 11 गोरखा राइफल में कमीशन प्राप्त कर चुके तथा परम विशिष्ट सेवा पदक तथा उत्तम युद्ध सेवा पदक सहित कई सैन्य सम्मानों से सम्मानित भी किया जा चुका है। और अब देखा जाए जो लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी है, ये बनेंगे भारत के तीसरे सीडीएस, ठीक, ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, डीके शिव कुमार होंगे कर्नाटक के नए सीएम। मैंने आपको बताया था कि जो कर्नाटक है, यहां पर देखा जाए सिद्धरमैया ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, और सिद्धरमैया के पद से इस्तीफा देने के बाद में डीके शिव कुमार के नाम पर देखा जाए सर्वसम्मति बनी थी। और जो कांग्रेस विधायक, जहां वहां पर देखा जाए जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं डीके शिव कुमार, ठीक है, कर्नाटक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और कांग्रेस विधायक दल ने सर्वसम्मति से इनको नया नेता अपना चुना है, जिसके बाद वे राज्य के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। निर्वर्तमान देखा जाए मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने विधायक दल की बैठक में शिव कुमार के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसका समर्थन वरिष्ठ नेता जी परमेश्वरन के द्वारा किया गया था। यहां पर बात करें, डीके शिव कुमार राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया, जिसके बाद उन्हें नई सरकार गठित करने के लिए आमंत्रित किया गया है। बात करते हैं तो 3 जून को बेंगलुरु में लोक भवन परिसर में वो अपना शपथ ग्रहण करेंगे, ठीक है, यानी कि 3 जून को देखा जाए ये कर्नाटक का जो लोक भवन है, वहां पर अगले सीएम बनेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, सात्विक चिराग ने जीता सिंगापुर ओपन बैडमिंटन खिताब। यहां पर देखा जाए जो सिंगापुर ओपन बैडमिंटन का खिताब है, ये किसने जीत लिया है, तो सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जो जोड़ी है, उसने पुरुष डबल्स फाइनल में इंडोनेशिया की जोड़ी फजर अल्फियान और मोहम्मद सोहिबुल्ला फिकरी को हराकर सिंगापुर ओपन का खिताब जीत लिया है। यहां पर देखा जाए भारतीय जोड़ी ने रोमांचक मुकाबले में जीत दर्ज करते हुए अपना पहला सिंगापुर ओपन और तीसरा सुपर 75, यहां पर देखा जाए 750 खिताब हासिल किया है, ठीक है। तो ये पहला खिताब है सिंगापुर ओपन का पहला खिताब जीता है सात्विक चिराग की जोड़ी ने। चर्चा करते हैं, यह सात्विक चिराग की जोड़ी 9वां WWF वर्ल्ड टूर खिताब है। वे सिंगापुर ओपन पुरुष डबल्स जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी बन गए हैं, यानी कि अभी तक देखा जाए किसी भी भारतीय जोड़ी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन खिताब नहीं जीता था, ठीक है। और यहां पर ये पुरुष डबल्स जीतने वाले
ओपन पुरुष डबल्स जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी बन गई है सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की। चर्चा करते हैं तो एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेल चैंपियनशिप के बाद भारतीय जोड़ी 2024 थाईलैंड ओपन के बाद में 2 वर्षों में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय खिताब जीतकर खिताबी सूखा जो है उसको समाप्त किया है। आगे चर्चा करें तो नागालैंड में खोजी गई है नई मेढक की प्रजाति, इसका नाम क्या है? ओमोलोप्स। क्या है? अमोलोप्स। चलिए देखते हैं अमोलोप्स कमल। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने नागालैंड के जो किरफ्रेर जिला है यहां पर नई मेढक की प्रजाति खोजी है जिसे अमोलोप्स कमल नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया? अमोलोप्स कमल। चलिए देखते हैं। इस प्रजाति का सामान्य नाम नागालैंड कास्केड फ्रॉग रखा गया है तथा इसका नामकरण शोधकर्ता शिक्षक कमल चौधरी के सम्मान में रखा गया। ये जो कमल है ना, ये बीजेपी के प्रतीक से नहीं है, ये आप जानिएगा। जो शिक्षक है, एक शोधकर्ता और शिक्षक है कमल चौधरी, उनके नाम पर कमल है इसका नाम। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। वैज्ञानिकों ने मॉलिक्यूलर फाइलोजेनिक अध्ययन सहित टैक्सोनॉमी विश्लेषण के आधार पर इसे एक अलग विकासवादी प्रजाति के रूप में मान्यता प्रदान की है। इसकी खोज देखा जाए पूर्वोत्तर के समृद्ध जैव विविधता तथा लंबे समय तक किए जाने वाले क्षेत्रीय सर्वेक्षण के महत्व को लेखांकित भी करता है। तो याद रखिएगा, ये जो अमोलोप्स कमल है, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि हाल ही में मेढक की एक प्रजाति अमोलोप्स कमल कहां पर खोजी गई है? नागालैंड में खोजी गई है। या फिर ऐसा पूछ सकता है कि हाल ही में चर्चा में रही अमोलोप्स कमल निम्नलिखित में से किसकी प्रजाति है? 4 ऑप्शन दे देगा, मेढक, सांप, तितली या फिर किसी वृक्ष का नाम दे देगा। ठीक है, और उसमें से आपको टिक करना होगा किसकी प्रजाति है जो हाल ही में खोजी गई है। चलिए आगे देखते हैं। लखनऊ में नौसैन्य सौर्य वाटिका का उद्घाटन किया गया है। यहां पर बात करते हैं, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में नौसेना सौर्य वाटिका नामक ओपन एयर नौसैनिक संग्रहालय का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में कहां पर ओपन एयर नौसैनिक संग्रहालय स्थापित किया गया है। यूपी स्पेशल के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, सवाल आपके परीक्षा में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। तो लखनऊ में स्थापित किया गया। देखा जाए तो यह संग्रहालय इकाना स्टेडियम के निकट 2 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया गया तथा इसे नौसेना सौर्य संग्रहालय के दूसरे चरण के रूप में तैयार किया गया है। ठीक है, यहां पर बात करें, कार्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना की भूमिका की सराहना करते हुए बताया गया कि अरब सागर में तैनाती से पाकिस्तान की नौसेना अपने बंदरगाहों तक सीमित होकर रह गई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मेघालय में प्रगति 2026 सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया। ठीक है, मेघालय में जो प्रगति 2026 सैन्य अभ्यास, इसका आयोजन किया गया। कहां पर किया गया था? जो उमरोई है, यहां पर किया गया था, उमरोई में। यहां पर बात करते हैं, पहला बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 का आयोजन किया गया जिसमें भारतीय महासागर क्षेत्र के 13 देशों में, ठीक है, जो भारतीय यानी कि हिंद महासागर क्षेत्र के 13 देश की सेनाओं ने पार्टिसिपेट किया था। यह अभ्यास भारत सहित भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, वियतनाम, इंडोनेशिया समेत 13 देशों के 400 से अधिक सैनिकों ने पार्टिसिपेट किया था। 2 सप्ताह तक चले इस सैन्य अभ्यास का मुख्य उद्देश्य विद्रोह रोधी अभियान, आपसी विश्वास निर्माण और सामरिक सहयोग को मजबूत करना था। अभ्यास के दौरान देखा जाए होलीबॉर्न ऑपरेशन, साथ ही साथ में आईईडी पहचान, रॉक क्राफ्ट और आधुनिक सैन्य तकनीकी से संबंधित सामरिक प्रक्रियाओं का प्रशिक्षण भी किया गया। आगे चर्चा करें, अंडर 17 एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों का शानदार प्रदर्शन। यहां पर देखा जाए वियतनाम के दा नांग में आयोजित अंडर 17 एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में भारतीय महिला पहलवानों ने सभी भार वर्गों में पदक जीतकर 100%, ठीक है, 100% पोडियम फिनिश को हासिल किया है। यानी कि कोई अन्य विजेता रहा ही नहीं। ठीक है, यहां पर जो सभी भार वर्ग थे उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड सभी भारतीय महिलाओं ने ही जीता है। यहां पर बात करें, भारतीय टीम ने कुल 10 पदक जीते हैं जिनमें से 2 स्वर्ण, 3 रजत, 5 कांस्य पदक शामिल है। इस प्रदर्शन में जूनियर स्तर पर भारत की महिला कुश्ती की मजबूत स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में बढ़ती सफलता को प्रदर्शित भी करता है। आगे चर्चा करें, नीति आयोग ने जारी किया सेमीकंडक्टर उद्योग का 10 वर्षीय रोड मैप। यहां पर देखा जाए तो नीति आयोग ने फ्रंटियर टेक हब, ठीक है, नीति आयोग के फ्रंटियर टेक हब ने भारत के पहले व्यापक 10 वर्षीय रोड मैप फ्यूचर ऑफ इंडिया सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जारी किया है। ठीक, अब ये रिपोर्ट याद रखिएगा कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया। परीक्षा पूछ सकता है कि फ्यूचर ऑफ इंडिया सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, ये रिपोर्ट, ये रोड मैप किसके द्वारा जारी किया गया? तो नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। देखा जाए तो इस रोड मैप का उद्देश्य भारत को सेमीकंडक्टर उपभोक्ता देश से आगे बढ़ाकर चिप निर्माण, डिजाइन, पैकेजिंग, परीक्षण और नवाचार में वैश्विक नेतृत्वकर्ता बनाना है। ठीक है, यहां पर बात करें, रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2035 तक भारत 120 से 150 अरब डॉलर की सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन विकसित कर सकता है और वैश्विक बाजार में 10 से लेकर 13% हिस्सेदारी प्राप्त कर सकता है। चर्चा करें, रोड मैप में मोर देन मोर रणनीति और OSAT पैकेजिंग तथा उन्नत
कंपाउंड मटेरियल विकास पर विशेष जोर भी दिया गया है। ठीक है, यानी कि OSAT पैकेजिंग की जाए, साथ ही साथ में मोर देन मोर, ठीक है, मोर देन मोर रणनीति भी अपनाई जाए, और साथ ही साथ जो एडवांस कंपाउंड मटेरियल है उसको भी देखा जाए, उस पर विशेष जोर दिया गया है। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। भारत का पहला स्काई कॉस्ट सिस्टम, इसके बारे में तो हमने चर्चा ही कर ली है। आगे चर्चा करते हैं। अब आते हैं यहां पर, देखा जाए हमने जो स्काई कॉस्ट सिस्टम है, यहां तक अपने जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है आज के, यानी कि 1 जून के 15 मिनट में चर्चा कर ली। अब अगले 15 मिनट में जो प्रमुख पुरस्कार सम्मान रहे हैं पूरे मई महीने के, उस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, पहली खबर क्या है, यहां पर देखा जाए विटली अवार्ड के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, विटली अवार्ड, ये जो विटली अवार्ड है, विटली अवार्ड के बारे में चर्चा करें। यहां पर देखा जाए जो परवीना शेख और बरखा सुब्बा है, परवीना शेख और बरखा सुब्बा, ठीक, ये दोनों नाम याद रखिएगा, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। परवीन शेख और बरखा सुब्बा, इनको लंदन में आयोजित विटली अवार्ड 2026 में सम्मानित किया गया। और विटली अवार्ड जो है इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है। यह पुरस्कार विटली फंड फॉर नेचर के द्वारा स्थानीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण कार्यों हेतु प्रदान किया जाता है। जो परवीन शेख है, देखा जाए जो चंबल क्षेत्र है, यहाँ पर इंडियन स्कीमर पक्षी संरक्षण कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। और एक बात आप याद रखिएगा, जो ये इंडियन स्कीमर है, इंडियन स्कीमर को IUCN की इंडेंजर्ड कैटेगरी में शामिल किया गया है। ठीक है, रेत खनन और प्रदूषण से प्रभावित घोंसलों की सुरक्षा हेतु किए गए प्रयासों से चंबल क्षेत्र में इंडियन स्कीमर की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। और इसी वजह से देखा जाए विटली अवार्ड 2026 किसको प्रदान किया गया है, परवीन शेख को और बरखा सुब्बा को प्रदान किया गया। आगे देखते हैं अगला पुरस्कार कौन सा है, कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड 2026। यहां पर देखा जाए भारतीय विज्ञान शिक्षिका सोमा मंडल को कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड 2026 में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय विजेता घोषित किया गया है। यानी कि जो दक्षिण एशिया क्षेत्र था उसमें कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड किसको प्रदान किया गया है, सोमा मंडल को प्रदान किया गया है। देखा जाए तो वे दिल्ली स्थित GD गोयनका पब्लिक स्कूल में विज्ञान की शिक्षिका के रूप में कार्यरत है। यह पुरस्कार का आयोजन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस एंड असेसमेंट तथा इंटरनेशनल एजुकेशन ग्रुप के द्वारा किया गया था। और यहां पर देखा जाए यह सम्मान 6 से 7 मई 2026 को आयोजित कार्यक्रम में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को प्रदान किया गया। ठीक है, तो यहां पर हमने कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर के बारे में चर्चा की, साथ ही साथ विटली अवार्ड के बारे में चर्चा की। अगला पुरस्कार है राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार। ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार, यहां पर इनको जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी, ये एक नर्स थी और इनको लेडी विद द लैम्प के नाम से जानते थे। ठीक है, आप लोगों ने शॉर्ट स्टोरी, जो शॉर्ट स्टोरी होती थी, प्रोज और पोएट्री वाली जो किताब चलती थी इंग्लिश की, उसमें लेडी विद द लैम्प पढ़ी होगी अपने क्लास 7th में। चलिए देखते हैं। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2026 का वितरण 12 मई 2026 को अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में किया गया। यहां पर देखा जाए भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सिंग पेशेवरों को यह सम्मान प्रदान किया। याद रखिएगा, यही पॉइंट पूछा जा सकता है कि इस बार कितने लोगों को प्रदान किया गया है, 15 नर्सिंग पेशेवरों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। बात करें तो यह पुरस्कार केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा पंजीकृत नर्स, मिडवाइफ्स, यहां पर बात करें ऑक्सिलरी नर्स, मिडवाइफ और लेडी हेल्थ विजिटर को प्रदान किया जाता है। ठीक है, और वर्ष 2026 में जो अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया, इसका थीम क्या था, यह थीम जरूर याद रखिएगा, अवर नर्सेस अवर फ्यूचर एम्पावर्ड नर्सेज सेव लाइफ, ये था इसका थीम। और जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार होता है, इसमें प्रशस्ति पत्र तो दिया ही जाता है, पदक के साथ साथ में 1 लाख रुपए की राशि भी प्रदान की जाती है। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025, इसको भी देख लेते हैं। पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा 9 मई 2026 को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 की घोषणा की गई, जबकि ये पुरस्कार वितरण जो होगा ये 3 जून 2026 को किया जाएगा। कुल 42 पंचायतों को सम्मानित किया गया, जिनमें से देखा जाए सबसे ज्यादा पुरस्कार जो प्राप्त हुए वो कर्नाटक को प्राप्त हुए हैं। उसके बाद आंध्र प्रदेश और उड़ीसा को 5-5 पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। ठीक है, यह पुरस्कार राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत पंचायतों को प्रोत्साहन योजना के तहत प्रदान किया जाता है। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार तथा नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत विकास पुरस्कार पंचायतों की सतत विकास और सुशासन प्रदर्शन पर आधारित है। यानी कि देखा जाए मुख्य रूप से जो राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं उनमें 2 कैटेगरी होती है। पहली कैटेगरी होती है दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार और दूसरी कैटेगरी है नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार। ठीक है, और सबसे ज्यादा अवार्ड किस राज्य को मिले, तो कर्नाटक को। दूसरे नंबर पर देखा जाए तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा है, जिनको 5-5 अवार्ड प्रदान किए गए। टोटल 42 पंचायतों को सम्मानित किया है। आगे चर्चा करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया। आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जो थे ये नॉर्डिक देशों की यात्रा पर थे। ठीक है, और उसी दौरान देखा जाए प्रधानमंत्री मोदी को स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। याद रखिएगा कि रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस
ये किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? तो ये स्वीडन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यहाँ पर बात करते हैं, यह सम्मान किसी सरकार प्रमुख को प्रदान किया जाने वाला स्वीडन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है तथा प्रधानमंत्री मोदी को प्रदान किया गया यह 31वां वैश्विक सम्मान है। यहाँ पर बात करें, स्वीडन के गोटेनबर्ग में प्रधानमंत्री मोदी एवं स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फा क्रिस्टन के बीच में द्विपक्षीय वार्ता भी हुई थी। वार्ता के दौरान ग्रीन ट्रांजिशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ में रक्षा, अंतरिक्ष, स्टार्टअप और जलवायु सहयोग पर विशेष चर्चा भी की गई थी। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे का सर्वोच्च सम्मान भी प्रदान किया गया था। अब ये जो नॉर्वे का सर्वोच्च सम्मान है, इसका नाम क्या है? ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट इसका नाम है। यहां पर बात करते हैं तो यह सम्मान नॉर्वे के राजा जो है हेराल्ड पंचम के द्वारा अंतरराष्ट्रीय संबंधों में असाधारण योगदान देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को प्रदान किया गया। देखा जाए तो यह रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट की सर्वोच्च श्रेणी है और प्रधानमंत्री मोदी को प्रदान किया गया 32वां सम्मान है। ठीक है, तो अब तक देखा जाए प्रधानमंत्री मोदी को 32 अंतरराष्ट्रीय सम्मान प्रदान किए जा चुके हैं और इन 32 अंतरराष्ट्रीय जो सम्मान है, इन सम्मान की एक सूची मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, चलिए देखते हैं, यह 43 वर्षों, ठीक है, यह 43 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की नॉर्वे की पहली यात्रा रही है, जबकि 17 मई 2026 को उन्होंने स्वीडन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी मिला था। ठीक है, 18 तारीख को नॉर्वे का मिला, 17 तारीख को स्वीडन का मिला था। चलिए आगे देखते हैं, लॉरियल यूनेस्को फॉर वुमेन इन साइंस 2026 अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में चर्चा करते हैं। देखा जाए, लॉरियल फाउंडेशन और संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को द्वारा विज्ञान में महिलाओं की उपलब्धियों हेतु कार्यक्रम आयोजित किया गया और यहां पर देखा जाए वर्ष 2026 में कार्यक्रम का 28वां संस्करण आयोजित हुआ तथा अब तक देखा जाए 5000 से अधिक महिला वैज्ञानिकों के समर्थन भी दिया जा चुका है। यहां पर देखा जाए, एशिया प्रशांत क्षेत्र में प्रोफेसर फेलिसी जेंका को पोषण और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी शोध हेतु सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो यहां पर लॉरियल यूनेस्को फॉर वुमेन इन साइंस के लिए जो एशिया प्रशांत क्षेत्र है उसमें किसको सम्मानित किया गया? फेलिसा जैका को सम्मानित किया गया है। अन्य विजेताओं के बारे में चर्चा करें तो दक्षिण अफ्रीका क्षेत्र में किसको दिया गया है? लीजल जहलके को दिया गया है। यूनाइटेड किंगडम में किसको दिया गया? सारा टैचमैन को। अर्जेंटीना की रॉकेल लिया चैन को तथा यूएसए की देखा जाए गोडाना वुंजन नोवाकोविक को दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, चंद्रयान 3 जो मिशन था इसको नासा का गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नासा के द्वारा गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का जो मिशन था चंद्रयान 3, इसको देखा जाए अमेरिकी संस्थान, ठीक है, AIAA के द्वारा 2026 गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यहां पर बात करते हैं, यह सम्मान 21 मई 2026 को वॉशिंगटन डीसी में प्रदान किया गया। चंद्रयान 3 जो था ये 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट सफलतापूर्वक इसने लैंडिंग की थी और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला भारत इसी के साथ में पहला देश बन गया था। ठीक है, मिशन से प्राप्त वैज्ञानिक आंकड़ों ने चंद्र मिट्टी में महत्वपूर्ण रासायनिक तत्वों तथा भविष्य के मानव मिशनों के लिए जो संसाधन है उनकी पुष्टि भी की है। आगे चर्चा करते हैं अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज के बारे में, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ये यूपीपीसीएस 2000, यहां पर बात करें यूपीपीसीएस 2025 में सवाल आया हुआ है सीधे सीधे अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से। ठीक, यहां पर बात करते हैं ताइवान ट्रैवलॉग उपन्यास को 19 मई 2026 को लंदन में अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 प्रदान किया गया। यहां पर बात करें, ये जो किताब है यांग शुआंग जी, किसके द्वारा? यांग शुआंग जी के द्वारा लिखी गई है। साथ ही साथ इसका जो अंग्रेजी में अनुवाद किया है, ठीक है, इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? लिन किंग ने किया है। तो याद रखिएगा राइटर कौन है? मुख्य राइटर यांग शुआंग जी और अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? लिन किंग ने किया है। ठीक है, और उपन्यास देखा जाए इसकी पृष्ठभूमि 1938 में जापानी औपनिवेशिक शासनकालीन ताइवान पर आधारित तथा इसमें प्रेम, भोजन और औपनिवेशिक सत्ता संबंधों को दर्शाया गया है। बात करें तो चीनी यानी कि मैंडारिन भाषा में अनुदित होकर यह पुरस्कार जीतने वाली पहली पुस्तक बन गई है और यहाँ पर पुरस्कार राशि जो होती है ये कितनी दी जाती है? 50,000। यहाँ पर देखा जाए जो पाउंड होता है वो पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार में। और ये जो 50,000 की राशि है ये 2 लोगों में बटेगी, यांग शुआंग में और जिसने इसका अनुवाद किया है लिन किंग, इन दोनों लोगों को प्रदान किया जाएगा।
चलिए आगे देखते हैं, मेजर अभिलाषा बराक के बारे में चर्चा करें। मेजर अभिलाषा बराक जो है, इनको वर्ष 2025 का मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, यहां पर देखा जाए जो मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड, अब ये सवाल आपकी परीक्षा के पीवाईक्यू में पूछा भी जा चुका है। ठीक, पीवाईक्यू में ऐसे सवाल आ चुके हैं इस अवार्ड का किसको प्रदान किया गया। इस बार की देखा जाए 2025 के लिए किसको प्रदान किया गया, अभिलाषा बराक को प्रदान किया गया। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। देखा जाए तो 29 मई 2026 को न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर इनको सम्मानित किया गया। तो एक पॉइंट यहां पर आपको और मिल गया कि जो अंतर्राष्ट्रीय यहां पर बात करते हैं महत्वपूर्ण दिवस, संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का जो दिवस होता है अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 29 मई 2026 को। ठीक है, बात करें तो मेजर अभिलाषा बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट भी है। ठीक, भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट भी है। आगे चर्चा करते हैं, ग्लोबल स्कूल प्राइज 2026 में शॉर्टलिस्ट किए गए 2 भारतीय स्कूल। ठीक है, कौन कौन से भारतीय स्कूल है, कथा लैब स्कूल दिल्ली और दिल्ली पब्लिक स्कूल बेंगलुरु नॉर्थ, ये दोनों शॉर्टलिस्ट किए गए थे ग्लोबल स्कूल्स प्राइज 2026 के लिए। ठीक है, 50 स्कूलों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। उस 50 स्कूल जो थे ग्लोबल स्कूल्स प्राइज 2026 के लिए, उसमें 2 भारतीय स्कूल सम्मिलित थे। वो दोनों स्कूल कौन कौन से थे, कथा लैब स्कूल दिल्ली का और दिल्ली पब्लिक स्कूल बेंगलुरु नॉर्थ का। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं, प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल जो है, इनको फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी सम्मान प्रदान किया गया। यहाँ पर बात करते हैं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के निदेशक प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल को प्रतिष्ठित फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी सम्मान प्रदान किया गया है। देखा जाए तो यह सम्मान लंदन स्थित रॉयल सोसाइटी के द्वारा विज्ञान और शोध में असाधारण योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल गणित और कंप्यूटर विज्ञान में उत्कृष्ट शोध एवं नवाचार के लिए जाने गए जाते हैं। साथ ही साथ उनको इसी कैटेगरी में चुना भी गया है। बात करें, उन्होंने प्राइमलिटी टेस्टिंग एल्गोरिदम सहित कई महत्वपूर्ण शोध कार्यों में वैश्विक वैज्ञानिक पहचान प्राप्त की है। आगे चर्चा करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को FAO एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया है। ठीक है, यानी कि जब इटली यात्रा पर गए हुए थे, रोम की यात्रा पर, आप जानते ही हैं कि जो FAO है इसका मुख्यालय कहां पर है, ये रोम में है इसका मुख्यालय। और जब इटली की यात्रा पर गए थे उसी दौरान देखा जाए FAO का दौरा किया था, और FAO के दौरे के दौरान देखा जाए इनको एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया था FAO के दौरान। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 20 मई 2026 को रोम स्थित खाद्य एवं कृषि संगठन के मुख्यालय में FAO एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया है। बात करें तो यह सम्मान FAO के महानिदेशक क्यू डेंग्यू के द्वारा दिया गया है। ठीक, अब यहाँ पर महानिदेशक आपको पता चल गया कौन है FAO के वर्तमान में महानिदेशक, क्यू डेंग्यू। ठीक है, अब यहाँ पर वही सारी बातें लिखी हुई हैं कि जो अन्न श्री है, बाजरा श्री मतलब बाजरा है, उसको वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए सम्मानित किया गया है। साथ ही साथ जो किसान वित्तीय समावेशन नीति है, 11 करोड़ किसानों को प्रत्यक्ष आय सहायता और विशाल खाद्य सुरक्षा नेटवर्क की सराहना करते हुए एग्रीकोला मेडल सम्मानित किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। आगे चर्चा करते हैं, भारतीय मूल के वैज्ञानिकों को दक्षिण अफ्रीका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया। यहां पर देखा जाए भारतीय मूल के वैज्ञानिक है प्रोफेसर सलीम अब्दुल करीम, ठीक है, और कीर्तन टेढ़ा। इनको देखा जाए दक्षिण अफ्रीका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मापुंग गुब्बो, ठीक है, मापुंग गुब्बो प्रदान किया गया है। बात करें तो यहां पर ये जो अवार्ड है ये सिरिल रामाफोसा के द्वारा प्रदान किया गया, जो राष्ट्रपति हैं दक्षिण अफ्रीका के। अब्दुल करीम के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सलीम अब्दुल करीम HIV एड्स, तपेदिक और कोविड-19 महामारी में योगदान हेतु स्वर्ण पुरस्कार प्रदान किया गया। जबकि जो कीर्तन टेढ़ा है इनको देखा जाए तो दवा प्रतिरोध तपेदिक प्रबंधन के लिए, साथ ही साथ पेल्मोनोलॉजी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए रजत पुरस्कार प्रदान किया गया है। चलिए आगे देखते हैं, 2 भारतीय शांति सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मरणोपरांत सम्मान प्रदान किया गया। यहां पर देखते हैं जो डैग हैमरशोल्ड मेडल होता है, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, शांति सैनिकों को प्रदान किया जाता है। और किसको प्रदान किया गया इस बार देखा जाए तो लांस हवलदार हरभजन सिंह और दक्षिण सूडान मिशन में देखा जाए नायब सूबेदार सुजीत कुमार प्रधान को प्रदान किया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पर देखा जाए तो ये अवार्ड एंटोनियो गुतेरेस के द्वारा प्रदान किया गया। और मेजर अभिलाषा बराक जो थी इनको देखा जाए मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ठीक है, तो ये नाम याद रखिएगा, जो मेजर अभिलाषा बराक है इनको मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर दिया गया है। जबकि जो डैग हैमरशोल्ड मेडल है ये किसको दिया गया है, ये 2 लोगों को दिया गया मरणोपरांत। किसको, लांस हवलदार हरभजन सिंह को, और साथ ही साथ में देखा जाए नायब सूबेदार सुजीत कुमार प्रधान को प्रदान किया गया है। आगे देखते हैं,
संसद रत्न पुरस्कार 2026 के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहां पर देखा जाए जो संसद रत्न पुरस्कार 2026 है, ये 12 सांसदों और 4 समितियों को प्रदान किया गया है। और इस वर्ष महाराष्ट्र को सर्वाधिक 5 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। पुरस्कार समारोह जुलाई 2026 में नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश से जगदम्बिका पाल और प्रवीण पटेल सहित सांसदों को उत्कृष्ट संसदीय प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो 2010 में प्राइम पॉइंट फाउंडेशन के द्वारा पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की प्रेरणा से प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा। आगे देखा जाए, कर्नाटक ग्रामीण बैंक अटल पेंशन योजना हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो अटल पेंशन योजना है, इसके अंतर्गत उत्कृष्ट नामांकन प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो कर्नाटक ग्रामीण बैंक को प्रदान किया गया है। यहां पर बात करें तो यह सम्मान पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण PFRDA के द्वारा नई दिल्ली में आयोजित APY वार्षिक अभिनंदन कार्यक्रम के दौरान प्रदान किया गया। बैंक के अध्यक्ष कौन है? जो कर्नाटक ग्रामीण बैंक है, इसके अध्यक्ष कौन है? तो श्रीकांत M भांडीवाड़ा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मेधा पाटकर और पेरुमल मुरुगन को सुकुमार आझीकोड़ा जन्मशती राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, सुकुमार आझीकोड़ा जन्मशती राष्ट्रीय पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? तो पेरुमल मुरुगन और मेधा पाटकर को प्रदान किया गया। मई 2026 में मेधा पाटकर और पेरुमल मुरुगन को सुकुमार आझीकोड़ा जन्मशती राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। यह सम्मान सुकुमार आझीकोड़ा ट्रस्ट के द्वारा समाज सेवा तथा साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। मेधा पाटकर को विस्थापित समुदायों के अधिकारों के लिए चलाए गए सामाजिक आंदोलन हेतु सम्मानित किया गया, जबकि पेरुमल मुरुगन जो थे, इनको सामाजिक मुद्दों पर प्रभावशाली साहित्य लेखन के लिए चुना गया है। और यह समारोह जो था, इसका आयोजन कहां पर किया गया था? कुन्नूर में आयोजित किया गया था सम्मान समारोह। ठीक है, आगे देखते हैं KV सुब्रमण्यम के बारे में। जो अवार्ड प्रदान किए गए हैं उन अवार्ड्स में देखा जाए सबसे अंतिम, मतलब मई का अंतिम अवार्ड है। यहां पर देखा जाए, भारतीय अर्थशास्त्री KV सुब्रमण्यम को शिकागो विश्वविद्यालय के द्वारा एलुमिनाई अवार्ड फॉर प्रोफेशनल अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है। ठीक है, वर्ष 1941 से दिए जा रहे इस प्रतिष्ठित सम्मान को प्राप्त करने वाले वे पहले भारतीय अर्थशास्त्री बने हैं। यानी कि पहले भारतीय अर्थशास्त्री कौन है जिनको शिकागो विश्वविद्यालय के द्वारा एलुमिनाई अवार्ड फॉर प्रोफेशनल अचीवमेंट प्रदान किया गया है? तो उनका नाम क्या है? KV सुब्रमण्यम नाम है। यहां पर देखा जाए, उन्होंने कोविड-19 अवधि में आर्थिक सर्वेक्षण और नीतिगत उपायों के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और साथ ही साथ देखा जाए, वर्तमान में वे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत है। तो ये है जो महत्वपूर्ण पुरस्कार सम्मान प्रदान किए गए मई 2026 के दौरान। उन सब का हमने इस वीडियो में रिवाइज भी कर लिया। चलते चलते कुछ सवाल भी आपसे पूछूंगा जिनका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। व्हिटली अवार्ड 2026 में ग्रीन ऑस्कर सम्मान किस पक्षी संरक्षण के कार्य हेतु प्रदान, जो परवीन शेख है, इनको प्रदान किया गया? ठीक है, पक्षी संरक्षण कार्य हेतु कौन सा पक्षी संरक्षण है जिसके लिए प्रदान किया गया? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इंडियन स्कीमर, सॉरस क्रेन या हिमालयन मोनाल। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? ताइवान ट्रैवलॉग पुस्तक को कौन सा अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ठीक, पुलित्जर पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार या नोबल साहित्य पुरस्कार। तीसरा देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वीडन का कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया है? ग्रैंड क्रॉस ऑफ मेरिट, रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार, ऑर्डर ऑफ मम्पुंग गुब्बे, साथ ही साथ डी है ऑप्शन नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट। ठीक है, तो यहां पर ये 3 सवाल हैं और 3 सवाल के साथ साथ में लगभग 20 अवार्ड आपको बताया और आज के जो करंट अफेयर थे उनमें 13 पॉइंट्स बताए। ठीक, यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो आज हमने लगभग 35 से 40 ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थे, उन पे सब पे चर्चा कर ली 35 से 40 मिनट में। ठीक है, यानी कि आपका हर मिनट कीमती है और हर मिनट के अंतराल पे आपको कुछ ना कुछ मिलता ही रहा है। तो इस वीडियो पसंद आएगा तो अपने दोस्तों के साथ आप साझा भी करिएगा। आपका फीडबैक जो होगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इस चीज़ के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। कुछ लोगों का रहता है कि सर आप इनिशिएटिव स्टार्ट करते हैं फिर बीच में रुक जाता है, ये इनिशिएटिव रुकेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि रिवीजन मस्ट है और आपका जो एग्ज़ाम है जैसे जुलाई से अब देखिए लगातार आपकी परीक्षाएं स्टार्ट होने वाली हैं और लगातार फिर ये एग्ज़ाम का जब सीजन स्टार्ट होगा, जैसे आज हाईकोर्ट RO की जो वैकेंसी आ गई उसमें सिलेबस तो परिवर्तित हुआ ही है, पेपर भी ऑफलाइन हो गया है और ऑफलाइन पेपर हुआ तो इसके लिए सूचना ये है कि हम लोग उसके लिए क्लास भी संचालित करेंगे और क्लासेस ऑफलाइन भी होंगी, ऑनलाइन भी होंगी, साथ साथ में उसके टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट करेंगे। टेस्ट सीरीज भी आएगी क्योंकि मैसेज आज सुबह जब सिलेबस चेंज हुआ उसके बाद से मैसेज आना स्टार्ट हो गए थे कि सर टेस्ट सीरीज कब प्रारंभ होगी। तो जैसे आज सिलेबस आया है तो चीज़ों को सिस्टमेटिक करने के बाद 10 से 15 तारीख तक हमारी टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो जाएगी, वीडियो क्लासेस भी स्टार्ट होंगे और आपके लिए सूचना ये भी है कि हम लोग लोअर PCS और HEO के लिए भी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं।
जल्द ही उसकी घोषणा की जाएगी और जल्द ही ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट किए जाएंगे। ठीक है, तो जो ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहे वो ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, जो ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहे वो ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज हमारी उपलब्ध है। वर्तमान में देखा जाए तो यूपी पीसीएस के साथ साथ में बीपीएससी की टेस्ट सीरीज भी संचालित की जा रही है और बीपीएससी की टेस्ट सीरीज भी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग बीपीएससी की टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं और अन्य किसी जानकारी के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के पिन कमेंट को चेक करेंगे, वहां से आपको हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों के साथ इस क्लास को करते हैं यहीं पर समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।